हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का अध्याय है शैक्षणिक मूल्यांकन यानी कि मापन और मूल्यांकन। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, आज हम इसके केवल महत्वपूर्ण MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो MCQ डिस्कस करते करते हम इसके टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों अब इतना समय नहीं रह गया है कि हम टॉपिक बनाएं और फिर उसके बाद MCQ की वीडियो डालें। तो इसमें हम डायरेक्टली MCQ को डिस्कस करते करते इसके इस टॉपिक के बारे में भी डीपली डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन। देखिए दोस्तों, पहले हम मापन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मापन यानी मेजरमेंट। देखिए दोस्तों, अगर हम मापन से तात्पर्य करें तो वो किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियम के अनुसार कुछ आंकिक तत्वों के रूप में अभिव्यक्त किया जाना ही मापन कहलाता है। दोस्तों देखिए, मापन को अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूं तो मापन किसी नियम के अनुसार अंक आवंटन करने की प्रक्रिया है। यानी कि दोस्तों, हम किसी भी वस्तु का मात्रात्मक मापन ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है दोस्तों। यानी कि अगर जैसे सपोज करो हमें कोई दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि भाई ये मेज है, कोई आपके पास मेज पड़ी हुई है, आपने बोला कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आपने बोला कि भाई इसकी लंबाई 1 मीटर है। तो वो एक्चुअली उसका क्या है दोस्तों? मेजरमेंट है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई वस्तु है, अगर आप उसका भार मापते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई ये वस्तु 5 kg की है, 6 kg की है। तो दोस्तों ये क्या है? आपका मापन। तो यानी आप उसको क्या दे रहे हैं? अंक दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके किसी गुण के अनुसार, ठीक, आप उसके किसी गुण के अनुसार उसको क्या दे रहे हैं? अंक दे रहे हैं। तो वो आपकी क्या है? मापन की प्रक्रिया है, ठीक। जैसे सपोज करो दोस्तों, जैसे अगर आपका एक टाइपिस्ट है, अगर वो 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड से गति की स्पीड से टाइप कर लेता है, तो वो दोस्तों क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें मूल्यांकन की, तो दोस्तों मूल्यांकन एक अलग प्रक्रिया यानी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया। इसका जो फील्ड है काफी ब्रॉड है। जैसे मूल्यांकन में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई जो टाइपिस्ट है, अगर उसकी 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो वो आपका क्या है? मापन है। यानी 60 वर्ड पर मिनट उसकी स्पीड है, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से अगर हम कहें कि भाई जो टाइपिस्ट है वो A ग्रेड टाइपिस्ट है, यानी कि अब जो A ग्रेड है वो उसको किसको दिखाता है? मूल्यांकन को दिखाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर जो मूल्यांकन है वो मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी दोनों का अगर हम मापन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों? मूल्यांकन बन जाएगा। यानी कि हम यहां पर उसके गुणों को भी देखेंगे, ना सिर्फ क्वांटिटी, हम उसकी क्वालिटी को भी देखेंगे। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक फर्क है मापन और मूल्यांकन का, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे दोस्तों सपोज करो कोई व्यक्ति है, जैसे अगर वो गणित के टेस्ट में अगर वो 10 में से अगर आपके 9 अंक हासिल करता है, तो वो दोस्तों क्या है? उसका मापन है, ठीक। लेकिन अगर हम इवैल्यूएशन की बात करेंगे यानी मूल्यांकन की बात करेंगे, तो उसमें हम उसको क्या करेंगे? ग्रेडिंग सिस्टम देंगे। यहाँ भी यानी कि हम देखेंगे कि भाई इसने इस टेस्ट में इतने अधिक अंक किस विशेष परिस्थिति में अर्जित किए, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज करो दोस्तों कोई अगर उसी टेस्ट में 10 में से 0 यानी 0 अंक हासिल करता है, तो मापन के अकॉर्डिंग क्या होगा? मापन के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि इसके 0 अंक आए। लेकिन मूल्यांकन के तौर पे हम ये नहीं कहेंगे कि इसको गणित के विषय में कोई भी जानकारी नहीं। 0 का मतलब ये नहीं कि उसको कुछ भी नहीं आता, मतलब ये है कि उस टेस्ट में जो पर्टिकुलर क्वेश्चन रखे गए थे तो वो उसको नहीं आते हैं। तो 0 का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उसको कुछ भी नहीं आता है। सपोज करो दोस्तों, अगर आप लेक्चरर का एग्जाम देते हैं, वहां पर अगर आप सफल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है, और अगर आप वहां पर असफल तो होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोस्तों मापन और मूल्यांकन में, ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, कुछ MCQ को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में आपका पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन आंकड़ों की अर्थपूर्ण व्याख्या के लिए विश्लेषण के मुख्य सोपान बताइए। आपने किसी वस्तु का या आपने कोई भी आपके सामने डेटा है, आपने क्या करना है? उसका मूल्यांकन करना है। तो आप उसके लिए क्या क्या सोपान लेंगे, यानी आप किस क्रम में उसको मतलब आप उसकी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बतानी है, ठीक है ना दोस्तों। आपके सामने आंकड़े हैं, आप उसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता
होता है, पहले हम क्या करते हैं, आंकड़ों का कलेक्शन करते हैं, यानी उनको एकत्र करते हैं। तो देखिए एकत्र तो यहाँ पर कहीं पर नहीं है। उसके बाद जब देखिए दोस्तों, जब हमारे सामने डेटा पड़ा होता है, अगर वो एकत्र करके हमने रख दिया, उसके बाद दोस्तों उसको हमने अरेंज करना होता है, यानी अगर हम उसको वर्गीकृत करेंगे या उसको सारणी में रखेंगे तो उससे हमें डेटा क्या होता है, प्रॉपर दिखाई देता है। तो जो उसका पहला स्टेप होना चाहिए वो दोस्तों क्या होना चाहिए, आंकड़ों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, अगर आप सपोज करो, अगर हम बात करें जैसे आपके लेक्चरर के रिजल्ट की, ठीक है ना दोस्तों, अगर लेक्चरर का रिजल्ट आता है 150 में से लोगों के मार्क्स आते हैं, अगर मैं उसको बिल्कुल रैंडमली लिख लूँ तो आपको आंकड़ा समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको दोस्तों सारणी में लिखूँ, उसको वर्गीकृत करके लिख दूँ कि भाई देखिए 100 में से 110 लाने वाले बच्चों की संख्या इतनी, 110 में से 120 बच्चों की संख्या इतनी, यानी कि मैं उसके साथ में आवृत्ति को भी लिख दूं तो वो आंकड़ा समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। एक बहुत सिंपल सा पर्सन है उसको भी समझ पाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्या होना चाहिए, आंकड़ों का वर्गीकरण और सारणीकरण होना चाहिए। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जितने भी आपके पास आंकड़े हैं आप उनका क्या करेंगे, सांख्यिकीय विश्लेषण करेंगे, यानी आप स्टैटिस्टिक्स से उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें काफी लंबी प्रोसेस होती है, यहां पर हमें उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, सांख्यिकीय विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि आप उसको ग्राफ की मदद से उस चीज को दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा हिस्टोग्राम का उपयोग होता है, और वैसे भी कई टाइप के जैसे चार्ट होते हैं, वहां पर आप क्या करते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा कि भाई ये आपकी दो एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और इस तरह के आपने ग्राफ देखे होंगे, ठीक है ना। तो इससे जैसे सपोज करो हमने किसी दो आपके जो चर हैं उनके बीच में हम इससे संबंध दिखा सकते हैं। ओके, तो इस टाइप का जो संबंध होता है ये आपका कौन सा संबंध होता है दोस्तों, पॉजिटिव संबंध होता है, यानी किसी x की किसी चीज की वैल्यू बढ़ रही है तो यानी y की वैल्यू भी आपकी क्या है, लगातार बढ़ रही है। तो इस तरह का जो संबंध होता है, ठीक। तो यानी हम ग्राफ की मदद से हम दिखा सकते हैं कि यहां पर कैसा संबंध है, ग्राफ से हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। जितने भी हमारे आंकड़े हैं हम उसको ग्राफीय विश्लेषण और निरूपण करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो इसके भी स्टैंडर्ड और मानदंड है उनका हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद देखें दोस्तों अगला जो स्टेप होता है, जितनी भी हमारी त्रुटियां होती हैं यानी एरर होते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। तो ये इसका लास्ट स्टेप रहेगा। तो उस हिसाब से देखें तो 1 2 4 5 और 3, तो 1 2 4 5 और 3 इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है ना दोस्तों। तो समझ में आया ना आपको, पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ों को एकत्र करेंगे, फिर उसके बाद उनका वर्गीकरण करेंगे, सारणी में रखेंगे, उसके बाद उसको दोस्तों उसका हम सांख्यिकीय विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे डाटा को, ठीक है। उसके बाद उसको ग्राफ में दिखाएंगे ताकि हम उसको बहुत ईजिली समझ सकें, और फिर उसके बाद हम जो मानक और मानदंड है उसका इस्तेमाल करेंगे, जो पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड है उनके संग उनकी तुलना करेंगे, और लास्ट में उनका क्या करेंगे हम दोस्तों, त्रुटि जितनी भी हमारे एरर आएंगे उनका हम विश्लेषण करेंगे। दोस्तों ये भौतिकी प्रोसेस भी है, भौतिक यानी फिजिक्स में भी आप जो मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट होते हैं वहां पर भी इस चीज का उपयोग किया जाता है। साइंस वाले स्टूडेंट और मैथ्स वाले तो इसको बहुत इजीली समझ रहे होंगे, कला वाले स्टूडेंटों के लिए थोड़ा इसको समझना टफ है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान लगाइए तो आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मापन किसने प्रारंभ किया। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है दोस्तों C.H. राइस। C.H. राइस देखिए दोस्तों, भारत में इन्होंने मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मापन प्रारंभ करना स्टार्ट किया था। ओके दोस्तों, तो ये इन्होंने 1922 में स्टार्ट किया था। ओके, इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। और ये FG कॉलेज है, ध्यान में रखें, FG कॉलेज जो कि लाहौर में है, ठीक है ना। तो FG कॉलेज लाहौर के ये प्राचार्य थे श्री C.H. राइस। इसका आप ध्यान में रखेंगे, इन्होंने भारत में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मापन करना स्टार्ट किया था। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्वसनीयता कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए इसका मतलब है दोस्तों, किसी भी मापन है, मापन यानी आपकी कोई जो आपकी मापन की टेक्निक है उसको उसकी विश्वसनीयता कम करने वाली यानी उसकी रिलायबिलिटी कम करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आप दो शब्दों के बारे में जान लीजिए दोस्तों, एक होता है मापन परीक्षण की वैलिडिटी यानी कि वैधता, और एक होता है विश्वसनीयता। देखिए वैधता से क्या संबंध है दोस्तों, कि कोई भी जैसे आपका कोई परीक्षण है
वो आपका जो परीक्षण मापन के उद्देश्य हैं उनको पूर्ति करने में किस सीमा तक सफल रहा है वो क्या कहलाता है, उसकी वैलिडिटी कहलाती है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी परीक्षण है मापन के उद्देश्य को पूरा करने में कितना सफल होता है उसको हम बोलते हैं वैध परीक्षण, यानी कि वो उसकी वैलिडिटी है। ठीक है ना, लेकिन जहां पर अब बात करते हैं विश्वसनीयता की, तो भैया विश्वसनीयता का मतलब ये है कि अगर कोई भी परीक्षक यदि किसी परीक्षार्थी को हर बार एक ही अंक प्रदान करता है तो वो विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि आपका जो परीक्षण है उसकी विश्वसनीयता है कि अगर आपका डिफरेंट अगर आपके जो परीक्षक हैं वो आपको सेम अंक प्रदान कर रहे हैं और जो भी आपका परीक्षण प्रणाली वो अपना रहे हैं, तो इसका मतलब जो परीक्षण प्रणाली है वो आपकी क्या है, विश्वसनीय है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए विश्वसनीयता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं आपको बताना है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए समूह की एकरूपता, बिल्कुल इससे आपकी विश्वसनीयता कम होती है। इसके अलावा देखिए अगर आप उत्तर का अनुमान लगा लेते हैं तो वहां पर भी विश्वसनीयता कम हो जाती है। परीक्षण संचालन का निम्न वातावरण रहेगा तो वहां पर भी जो आपकी विश्वसनीयता क्या होती है दोस्तों, कम होती है। उच्च कठिनाई स्तर के प्रश्न भी दोस्तों विश्वसनीयता को कम करते हैं और कम विभेदक शक्ति वाले प्रश्न, यानी कि मतलब अगर आप उच्च जो आपके अच्छे छात्र हैं और निम्न छात्र हैं उनमें अगर वो विभेदक नहीं कर पाते, यानी उनमें विभेद नहीं कर पाते हैं, यानी आप ऐसा परीक्षण प्रणाली बनाते हैं जिससे कि उनमें भेद नहीं हो पाता है, तो वो भी जो आपका परीक्षण है वो उससे उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है, यानी कि रिलायबिलिटी उसकी दोस्तों कम हो जाती है। तो इसके जो चारों ऑप्शन है वो सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एक डेफिनेशन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हम ध्यान में रख लेते हैं दोस्तों। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू के ढेर की तरह ढह जाएगी, यह कथन किसका है? ठीक है ना दोस्तों, तो यह कथन दोस्तों आपका ये रॉस का है। ओके, तो रॉस थे, इन्होंने यह कथन दिया था दोस्तों कि यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दी जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू के ढेर की तरह ढह जाएगी। तो रॉस का एक कथन है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए यहां पर इसको ऐड किया गया है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परिवार के बच्चों की संख्या। आपके सामने कुछ क्वेश्चन मतलब आपके सामने युग्म है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। यहाँ पर देखिए एक वर्ड का बार बार यूज हो रहा है, चर चर चर। ठीक है ना, तो पहले देखिए दोस्तों चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मापन के द्वारा दोस्तों व्यक्ति या वस्तुओं के समूह की विभिन्न विशेषताओं या गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो इन विशेषताओं अथवा गुणों को ही हम क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। ठीक है ना, तो चर राशि जैसे किसी समूह के सदस्य का जैसे भार है, लंबाई है, बुद्धि है, ठीक है ना, आर्थिक स्थिति, तो ये सारी की सारी क्या होती है, भिन्न होती है। आपको पता है कि भाई किसी का भार अलग होता है, किसी की लंबाई अलग होती है, तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, चर कहलाते हैं। ठीक है ना, अब ये जो चर हैं इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों गुणात्मक चर, ठीक है ना, गुणात्मक चर यानी कि जिसमें हम क्या देखेंगे, गुणों को देखेंगे। ठीक है ना, और दूसरा होता है दोस्तों मात्रात्मक चर। ओके, अगला क्या, एक पहला क्या होता है गुणात्मक चर और दूसरा क्या होता है मात्रात्मक। अब जो मात्रात्मक है उसको भी हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सतत और एक होता है असतत। तो यहां पर दोस्तों सतत और असतत की बात चल रही है। ठीक है ना, तो अगर सतत को बोलेंगे तो कंटिन्यूअस वेरिएबल, और एक होता है असतत का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस, या इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है ना, ज्यादा बेटर वर्ड है ये इसका, डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कंटिन्यूअस वेरिएबल की, देखिए कंटिन्यूअस वेरिएबल वो चर होते हैं, यानी सतत चर वे चर होते हैं जो दो मानों के मध्य में कोई सा भी मान ले सकते हैं। जैसे सपोज करो 2 और 3 मान है, तो 2 और 3 के बीच के भी सभी मानों को अगर ले सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सतत चर कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों भार, जैसे सपोज करो अगर किसी का दोस्तों भार मापे, तो जैसे अगर कोई 80 किलो का है तो 80 और दूसरा व्यक्ति क्या हो सकता है 80 81 किलो का है, तो कोई तीसरा व्यक्ति क्या हो सकता है, अगर देखिए दोस्तों एक व्यक्ति का भार 80 है, दूसरे का 81 है, तो कोई तीसरा व्यक्ति है जिसका भार क्या हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है, भाई कोई 80.5 भी तो हो सकता है ना, यानी 80 किलो 500 ग्राम भी तो हो सकता है, कोई 80 किलो 100 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, आपका कैसा है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। कहने का मतलब है कि भाई कोई भी दो वैल्यू ले लो, अगर एक का भार अगर 70 है, दूसरे का 71 है, तो यानी 70 और 70 के 1 के बीच के भार वाला भी आ सकता है। इसी तरह से देखिए दोस्तों लंबाई है, तो किसी की लंबाई अगर 2 मीटर है,
सपोज करो मान लेते हैं, और किसी की 3 मीटर है, मैं किसी वस्तु की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो किसी वस्तु की लंबाई अगर 2 मीटर है, किसी वस्तु की 3 मीटर है, तो उसके बीच की लंबाई भी हो सकती है 2 मीटर, 2.1 मीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 मीटर। तो इस तरह के क्या हो सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन असतत क्या होता है कि जो 2 और 3 इसके बीच का कोई मान नहीं लेगा, तो कोई दो मापों के बीच की मध्य को माप को नहीं ले सकता, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, असतत चर बोलते हैं। तो अब यहां पर आपने बताना है कि असतत चर कौन से हैं। देखिए दोस्तों, परिवार में बच्चों की संख्या, परिवार में जो बच्चों की संख्या है वो कितनी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 ऐसी तो हो सकती है ना। क्या 1.5 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपका असतत चर है या सतत चर है, दोस्तों ये असतत चर है, तो ये तो आपका सुमेलित नहीं है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, ये आपका क्या है, आपका ये है डिस्क्रीट वेरिएबल, तो ये सतत नहीं है, ये आपका क्या है, असतत है, तो ये तो नहीं मिला। भार व लंबाई, देखिए भार व लंबाई आपका क्या है, भार और लंबाई आपके पॉइंट में भी आ सकते हैं, इन्हें डेसिमल में भी आ सकते हैं। किसी का लंबाई आपकी 3.5 भी हो सकती है, किसी की 3.4 भी हो सकती है, यानी 3 और 4 के बीच में भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है, बिल्कुल ये राइट सही है। अब शिक्षा शास्त्र, ये भी आपका क्या है, असतत चर है। शिक्षा शास्त्र आपका अपने आप ही क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है ना। इसके बाद निकटतम संख्या का प्रयोग, जैसे सपोज करो आपसे कोई बोलता है भाई 5.5, 50.5, तो इसकी निकटतम संख्या आपकी क्या हो जाएगी बताओ, 50 या 51, जो भी आप बोलो, या सपोज करो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, 50.6 है, तो इसकी निकट संख्या क्या होगी बताओ, 51। तो एक्चुअली ये क्या क्या कर रहा है भाई, निकट संख्या को कह रहा है, तो ये असतत चर ही कहलाएगा, मतलब असतत चर नहीं कहलाएगा, मतलब आई मीन टू से, ठीक है ना। तो जैसे निकट संख्या का प्रयोग है, तो ये भी आपका क्या आएगा, आपका एक तरीके से कंटिन्यूअस वेरिएबल आएगा, ठीक है ना। तो ये कितनी, इसके निकटतम संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे सपोज करो अगर मैं 50.6 है, तो इसके निकटतम संख्या आपकी क्या हो सकती है, 50.5 भी हो सकती है, ठीक। तो इस तरीके से ये भी क्या हो सकता है, कई सारी वैल्यू को ले सकता है। तो यहां पर अगर हम इस तरीके से देखें दोस्तों, जो भार और लंबाई वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट है। तो ये आपका दोस्तों किस में आएगा, सतत चर में आएगा। तो आई होप कि आपको दोस्तों ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 84,39,30,30,000 थी, जिसे 84 करोड़ कहना है। तो भाई देखिए 84 करोड़ का मतलब आपने क्या किया, आपने उसको एक तरीके से आपने राउंड ऑफ कर लिया। तो राउंड ऑफ का मतलब है, यानी उसको आपने क्या कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, अल्प, जैसे 84 करोड़ 39 लाख से आपने उसको अल्प कर दिया, यानी कम कर दिया। तो ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, अल्पित समंक में आएगा। तो ये आपने इसको कम कर दिया ना थोड़ा, 84.39 करोड़ थी आपकी जनसंख्या, तो आपने उसको 84 करोड़ कह दिया, अराउंड में राउंड ऑफ कर दिया। तो राउंड ऑफ में आपने क्या किया, उसको अल्प कर दिया, यानी थोड़ा कम कर दिया। तो अल्पित समंक यानी आंकड़ा, समंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, आंकड़ा यानी डाटा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी राइट है, ठीक है ना। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन, तो आप इसको देखते रहिए, आपको बहुत चीजें इसमें समझ में आती जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ये समाजमिति वर्ड का उपयोग हो रहा है, हम इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मापन एवं मूल्यांकन की तकनीकों के अंतर्गत ये आता है। मापन और मूल्यांकन की दोस्तों 5 तकनीक होती है। एक होती है अवलोकन तकनीक, दूसरी होती है स्व आख्या तकनीक, ठीक है ना, तीसरी होती है परीक्षण तकनीक, चौथी होती है समाजमितीय तकनीक, और पांचवी होती है प्रक्षेपीय तकनीक। यानी 5 तकनीकों में से ये एक तकनीक है जिसको हम बोलते हैं समाजमिति तकनीक। इसके बारे में दोस्तों अगर हम डिस्कस करें, तो देखिए समाजमिति तकनीक की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों कि इस व्यक्ति समाज में अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार के संबंध रखता है, ठीक है ना, और तथा समाज के अन्य व्यक्ति उससे किस प्रकार का संबंध रखते हैं, ये दोस्तों समाजमितीय तकनीक के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो जो समाजमितीय तकनीक है, इसमें हम क्या करते हैं भाई, सामाजिक पसंद तथा समूहगत विशेषताओं के मापन की ये विधि है, ठीक है ना। तो इस प्रविधि में व्यक्ति से क्या कहा जाता है कि वह जैसे दिए गए आधार पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का चयन करे, जैसे कि भैया कोई कक्षा में आप किसके संग बैठना पसंद करेंगे, या आप किसके संग खेलना पसंद करेंगे, या आप किसे मित्र बनाना पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जैसे आता क्या क्या है दोस्तों, एक आता है समाजमितीय मैट्रिक्स बनाई जाती है, फिर इसके बाद इसमें सोशियोग्राम बनाया जाता है, और फिर लास्ट में आपका क्या होता है, समाजमितीय गुणांक होता है, ठीक। तो जो समाजमितीय
में अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जो समाज मिति है उसमें क्या किया जाता है भाई, समूहगत विशेषताओं का मापन किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि आप उस समूह में आप क्या किसके संग आप बैठना पसंद करेंगे, या आप किसके संग आप खेलना पसंद करेंगे, या आप इसको किसको मित्र बनाना पसंद करेंगे। तो भाई समाज मिति में आपका क्या आएगा, समाज मिति में क्या आएगा, समूहगत विशेषताओं का मापन। तो ये बिल्कुल सही, यहाँ पर ये बीच में बार होने चाहिए थे, तो कोई बात नहीं, आप इसको समझ लीजिए। दूसरा समाज मिति मैट्रिक्स। देखिए समाज मिति मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, जितनी भी आपकी जो विशेषताएं हैं इनको आप एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किएंगे। जैसे आपने क्या किया भाई, समूह के छात्रों से पूछा कि भाई आपका फ्रेंड कौन है, इसमें आप किसके संग बैठना पसंद करेंगे, तो वो क्या करेंगे, लोग अपने टिक करेंगे कि भाई मैं इसके संग बैठना पसंद करूंगा, तो कोई भी दो नाम उसे पूछ लेंगे। फिर ऐसी किसी और बंदे से पूछेंगे कि आप इन लोगों में से किसके संग बैठना पसंद करेंगे, तो वो दो लोगों के नाम लिखेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसको आप मैट्रिक्स की मदद से क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। यानी कि समाज मिति उसको मैट्रिक्स बोला जाता है, उस सारणी को आप प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद समाज मिति गुणांक, मैंने अभी बोला कि भाई इसके द्वारा क्या होता है कि विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में अन्य छात्रों द्वारा कोई भी जो आपकी पसंद है या जो भी समूह की सामूहिक सामाजिक स्थिति है उसको अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, समाज मिति गुणांक। यानी कहने का मतलब है कि जो भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उसको हमने क्या करना है, अंकों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। और लास्ट में आपका क्या आता है, सोशियोग्राम। देखिए सोशियोग्राम में हम क्या करते हैं, इनको चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यहां पर क्या दे रखा कि भाई चित्र का प्रयोग है वर्जित, तो ये तो गलत दे दिया। तो ये आपका क्या है, चित्र के रूप में उसको भी हम क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, ताकि वो आसानी से हमको समझ में आ सके, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई जो सोशियोग्राम है, सोशियोग्राम में आपका क्या होता है, चित्र को तो के रूप में हम क्या करते हैं, डेटा को हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। तो समूह की पसंद को हम क्या करेंगे, चित्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरीके से युग्म सुमेलित नहीं है, तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है वो सही है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति प्रकार का परीक्षण तैयार करने के लिए उपयुक्त प्रश्न होंगे। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपूर्ति प्रकार का परीक्षण है क्या, पहले तो दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं भाई परीक्षण है क्या। देखिए मापन और मूल्यांकन में परीक्षण की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, परीक्षणों की सहायता से छात्रों की विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों का मापन किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए परीक्षणों के द्वारा ही ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जो परीक्षण होते हैं, ठीक होता क्यों जरूरत होती है तो परीक्षणों की, देखिए जो अध्यापक है परीक्षणों का प्रयोग करके ही समय समय पर छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मापन करता है, ठीक है ना। तो इसलिए परीक्षणों की आवश्यकता होती है। अब परीक्षण कई टाइप के होते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो बेसिकली हम इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आत्मनिष्ठ परीक्षण, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आत्मनिष्ठ, मेरी राइटिंग दोस्तों बहुत खराब है इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा। आत्मनिष्ठ और एक होते हैं वस्तुनिष्ठ, ठीक है ना। तो अभी हम आत्मनिष्ठ को नहीं डिस्कस करते हैं। आत्मनिष्ठ में जैसे निबंधात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो काफी बेकार, मतलब पुराने ओल्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो परंपरागत परीक्षण पद्धति के भी अंतर्गत आते हैं, तो आत्मनिष्ठ परीक्षण कहलाते हैं, ठीक। यानी कि जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन जो व्याख्या देनी होती है। तो आज का जमाना तो क्या है दोस्तों, एमसीक्यू का है। वस्तुनिष्ठ, तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं उसके अंतर्गत आपके कौन से आते हैं, आपूर्ति प्रकार के परीक्षण आते हैं, ठीक है ना। तो वस्तुनिष्ठ में आपूर्ति प्रकार के प्रश्न क्या होंगे, वो ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें परीक्षार्थी को उत्तर पूरा करना होता है, जिसमें आपको पूरा उत्तर करना होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होगा कि भाई या तो प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछ लेंगे, ठीक है ना, जिसका उत्तर परीक्षार्थी को अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर देना होगा, या फिर आपसे क्या पूछ लेंगे कि आपसे कोई अधूरा वाक्य दे दिया जाएगा, आपको उसको जो विद्यार्थी उसको क्या करना होगा, पूरा करना होगा। इसका मतलब है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन दो क्वेश्चनों को भी क्या बोलेंगे, एक तरीके से पूरक प्रश्न बोलेंगे, ठीक है ना। यानी इसको भी हम कह सकते हैं प्रत्यास्मरण प्रश्न, यानी कि जो आपकी स्मृति पर आधारित है, और एक होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो यानी आपूर्ति प्रकार के जो प्रश्न है उसके अंतर्गत देखिए तो दोस्तों कौन से आएंगे, आप यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न आएगा नहीं, उसमें पूरा नहीं करना होता, उसमें चयन करना होता है। तुल्यात्मक प्रश्न नहीं आएगा, वर्गीकरण भी नहीं आएगा, कौन सा आएगा, पूरक प्रश्न आएगा, यानी जिसको आपने पूरा करना होता है, ठीक है ना। तो आप इसको समझ गए। तो आपूर्ति प्रकार का परीक्षण तैयार करने के लिए उपयुक्त प्रश्न कौन से होंगे दोस्तों, पूरक प्रश्न होंगे, ठीक है ना। तो आप एक ही क्वेश्चन में देखिए कितनी सारी चीजें सीख गए। अगले पे पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मापन के स्तर के विषय में क्या सही है आपको बताना है। मापन की प्रक्रिया को उसकी विशेषताओं यथार्थता, प्रयुक्त इकाइयों, चरों की प्रकृति, परिणामों की प्रकृति आदि के आधार पर कुछ
क्रमबद्ध प्रकारों में बांटा जा सकता है। बिल्कुल सही है। देखिए एसएस स्टीवेंस थे, इन्होंने मापन की यथार्थता के आधार पर इसको 4 स्तर में इसको बांटा है, ठीक है ना। तो जो 4 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है नाममात्र स्तर, ठीक है ना। दूसरा होता है क्रमित स्तर, ठीक है। इसके बाद होता है आंतरिक स्तर, ठीक, और अगला होता है अनुपातिक स्तर, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अभी मैं इन चारों के बारे में आपको बताऊंगा एक एक करके। पहले आप इसके 4 स्तर को ध्यान में रख लीजिए, कौन कौन से होते हैं। एक होता है नाममात्र स्तर, अगला होता है क्रमित स्तर, अगला होता है आंतरिक स्तर, और उसके बाद होता है अनुपातिक स्तर, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जो ये चारों स्तर हैं, तो इसमें जो मापन की प्रकृति, परिशुद्धता एवं प्रयुक्त प्रविधि के आधार पर इन चारों स्तर में किए गए मापन से प्राप्त परिणामों की प्रकृति भी परस्पर भिन्न होती है। तो यहाँ पर जो ये जो चारों स्तर हैं, इनसे जो आपके जो प्राप्त परिणाम होंगे उनकी प्रकृति भी आपस में क्या होगी दोस्तों? भिन्न होगी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो देखा जाए, अगर इस तरह से देखा जाए, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट है, यानी कि ये दोनों के दोनों आपके कथन बिल्कुल सही हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ ही गया उसी पर बेस। देखिए यहां पर क्या लिखा भाई क्रमित मापन के विषय में आपको बताना है, यह नामित मापन से कुछ अधिक परिमार्जित होता है। इस मापन में व्यक्तियों और वस्तुओं को उनके किसी गुण की मात्रा के आधार पर कुछ वर्गों में विभक्त किया जाता है, और इन वर्गों में से प्रत्येक को कोई नाम, शब्द, अक्षर, प्रतीक या अंक प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था नाम मात्र स्तर। देखिए नाम मात्र मापन या नाम मात्र स्तर की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ नाम मात्र के आधार पर वर्गीकरण कर दिया जाता है, यानी कि सिर्फ गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर दिया जाता है, ठीक है ना। ध्यान में रहे कि इसमें जैसे कोई सा भी गुण हो सकता है, जैसे कि भाई कोई निवास के आधार पर लोगों को वर्गीकृत कर दिया, लाइक लोग शहरी हैं या ग्रामीण हैं। आपने विषय के आधार पर छात्रों को वर्गीकृत कर दिया, लाइक कला वाले, विज्ञान वाले और वाणिज्य वाले, ठीक है ना। और लिंग भेद के अनुसार आपने बच्चों को लड़के लड़कियों में विभाजित कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक तरीका कैसा मापन है दोस्तों? गुणात्मक मापन है, ठीक। तो यहां पर जो क्रमित मापन है दोस्तों, ये नामित मापन से अधिक परिमार्जित होता है। वो जो नाम मात्र मापन है उसका जो स्तर है वो काफी कम होता है, परिमार्जित स्तर, ठीक है ना। तो यहां पर आप ध्यान में रखेंगे जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही, क्योंकि क्रमित मापन में क्या होता है कि गुण की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। वहां पर सिर्फ गुण के आधार पर, यहां पर गुण की मात्रा के आधार पर। यह ध्यान में रखना है कि यहां पर गुण की मात्रा दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे छात्रों को हम क्या करते हैं, उनकी योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत या कमजोर वर्गों में बांट देते हैं, होता है ना। तो यहां पर गुण की मात्रा देखी जा रही है, ठीक। गुण नहीं देखा जा रहा है, गुण की मात्रा देखी जा रही है कि कौन कितना ज्यादा योग्य है। तो श्रेष्ठ, औसत या कमजोर में हमने उसको बांट दिया। गुण एक जैसा ही है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, आगे जाके वर्गीकृत कर दिया, ठीक है ना। तो इन वर्गों में हम क्या कर देते हैं, कोई नाम, शब्द, अक्षर, प्रतीक या दे देते हैं। जैसे सपोज करो हमने दे दिया भाई ABC ग्रेड, है ना। किसी को A ग्रेड दिया तो वही वो श्रेष्ठ, B वाला आपका थोड़ा मध्यम होगा और C वाला निम्न हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका जो क्रमित मापन है वो इन तीनों को फॉलो करता है, मतलब बिल्कुल सही है, ठीक। तो क्रमित के बाद कौन, नाममात्र के बाद कौन आता है? क्रमित। फिर क्रमित के बाद कौन आएगा? अंतरिक। तो अंतरिक क्या होगा दोस्तों? ज्यादा परिमार्जित होगा, वो इन दोनों से ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन, मतलब जो राइट आंसर है वो डी है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अंतरिक मापन, या अंतरिक्ष लिखा हुआ गलत है, ठीक, इसको छोड़ो। अंतरिक मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे हमने विचार करना है। यह नामित व क्रमित मापन से अधिक परिमार्जित नहीं होता है। बिल्कुल गलत। देखिए ये तो ज्यादा परिमार्जित होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान में रखना है कि ये दोस्तों, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ज्यादा परिमार्जित होता है, ठीक है ना। क्योंकि यह मापन वास्तव में आंतरिक मापन गुण की मात्रा अथवा परिमाण पर भी आधारित होता है, ठीक है ना। तो ये मात्रा पर भी होगा, ठीक है ना, और परिमाण पर भी आधारित होगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली क्या करता है, इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुण की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। जैसे सपोज करो हम मानते हैं कि भाई जैसे कोई छात्र हैं, तो उनकी गणित की योग्यता के आधार पर उनको क्या किया जाता है, अंक प्रदान किए जाते हैं। तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? आंतरिक मापन का उदाहरण है कि भाई उनकी गणित में कितनी योग्यता है, उसके आधार पर उनको क्या कर दिए, अंक उनको निर्धारित कर दिए, ठीक है ना। तो यहां पर
यह मापन वास्तव में आंतरिक मापन गुण की मात्रा और परिणाम पर आधारित होता है। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो केवल 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप कि आपको आंतरिक मापन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक चीज और यहाँ पर डिस्कस करने रह जाती है, वो है अनुपातिक, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया। अनुपातिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नाम मात्र पढ़ लिया हमने, इसके बाद क्रमित पढ़ लिया, इसके बाद था आंतरिक, आंतरिक और फिर इसके बाद आता है अनुपातिक स्तर। देखिए दोस्तों यह मापन का सबसे परिमार्जित स्तर होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के मापन में आंतरिक मापन के सभी गुणों के साथ साथ परम शून्य या वास्तविक शून्य की संकल्पना भी निहित रहती है, यानी इसमें दोस्तों परम शून्य भी आ जाएगा, ठीक है ना। वास्तविक शून्य की संकल्पना भी रहती है, यानी एक्चुअली हम कह सकते हैं एक तरीके का मात्रात्मक मापन भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो परम शून्य की स्थिति दोस्तों यहां पर यह होती है कि भाई कोई गुण है वो पूर्ण रूप से अस्तित्व विहीन है। जैसे सपोज करो लंबाई है वो 0 हो सकती है, भार भी 0 हो सकता है, दूरी का मापन भी वो क्या हो सकता है 0। तो ये दोस्तों क्या है, अनुपातिक मापन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, क्योंकि इनके पूर्णतः अस्तित्व विहीन होने की संकल्पना की जाती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक। तो इसमें जो अनुपातिक मापन है उसमें जितने भी आपके मापन परिमाण हैं उनको अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो आंतरिक मापन है उसके द्वारा जो आपके प्राप्त परिमाण होंगे उनको आप अनुपात में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे होता क्या है कि जैसे हमें सपोज करो हम बात करते हैं आंतरिक मापन अनुपातिक मापन की। जैसे अनुपातिक मापन में जैसे हम कहेंगे भाई एक आदमी है उसका 80 किलो का भार है, ठीक है ना। तो जो 40 किलो वाले भार का एक आदमी होगा वो उसका हम कह सकते हैं दोगुना है, ठीक है ना। तो एक 80 किलो भार वाला व्यक्ति, 80 किलो भार वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति उसका वेट है 80 किलो, तो वो 40 किलो भार वाले व्यक्ति का क्या है डबल है, मान सकते हैं ना, यानी हम उनको अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर सपोज करो हम दोस्तों आंतरिक मापन की बात करेंगे, लाइक सपोज करो हम एक आईक्यू की हमने बात करी, तो भाई यहां पर हम गुण की मात्रा को देख रहे हैं भाई एक आदमी का 140 आईक्यू है। तो अगर एक आदमी का 70 आईक्यू है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई इसका आईक्यू इसका डबल है, ठीक है ना। तो वो उसका दोगुना कहना, यानी कहने का मतलब है कि भाई एक व्यक्ति का अगर 70 आईक्यू है, ठीक, और एक व्यक्ति का अगर आपका 140 आईक्यू है तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये इससे दुगना इंटेलिजेंट है, वो कहना क्या है तर्कसंगत नहीं है, ठीक है ना। तो वास्तव में इसका मतलब क्या है कि भाई 40-40 केजी वाले अगर दो व्यक्ति हैं उनका भार मिला के 80 किलो तो हो जाएगा, लेकिन अगर 70-70 आईक्यू वाले दो व्यक्ति हैं उनका आईक्यू मिला के 140 नहीं हो सकता। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका दोस्तों अनुपातिक स्तर, ये सबसे परिमार्जित स्तर है और सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि भाई मापन के स्तर कितने होते हैं, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। अभी हमने दोस्तों डिस्कस किया था कि भाई एक अच्छा परीक्षण क्या होता है, जो क्या होगा विश्वसनीय होगा और क्या होगा वैध होगा, ठीक है ना। तो एक परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञान इस तथ्य को प्रकट करती है कि उसमें चर त्रुटि कैसी है। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे थोड़ा स्टैटिस्टिकल मतलब एक स्टेटमेंट है, आप इसको समझ लीजिए कि इसमें करना क्या है। बस आप ये ध्यान में रखिए कि अगर चर त्रुटि आपकी कम होगी तो हम इसका मतलब ये है कि उसकी विश्वसनीयता क्या होगी ज़्यादा होगी, तो ठीक है ना। यानी एरर, इसको हम चर त्रुटि को क्या बोलते हैं एरर वेरिएबल या वेरिएबल एरर भी आप जो भी इसको बोलना चाहें। तो वहां पर वो जितना कम होगा तो परीक्षण क्या होगा उतना ही ज़्यादा विश्वसनीय होगा। बस आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से कि अगर किसी भी छात्र है उसके प्राप्तांक को विभिन्न अवसर पर जोड़े जाएं तो यह परीक्षण विश्वसनीय माना जाएगा। यानी एक समान अगर प्राप्तांक प्राप्त करते हैं तो वो परीक्षण आपके क्या है विश्वसनीय। अभी तो हमने विश्वसनीयता के बारे में डिस्कस किया था, तो ये चीज सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो भाई दोनों के दोनों आपके बिल्कुल राइट हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में गिने जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण देखिए दोस्तों वैसे निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत आता है। दोस्तों हम समझ लेते हैं कि भाई निष्पादन परीक्षण क्या होते हैं। अगर आप निष्पादन शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो ऐसे परीक्षण होते हैं दोस्तों जहां पर समझ और भाषा के प्रयोग को कम से कम आवश्यक बनाया जाता है। कहने का मतलब वहां पर उसका कम से कम प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो निष्पादन परीक्षण है उसमें ऐसे पदों का प्रयोग किया जाता है जिसमें भाषा के स्थान पर आप क्या होते हैं अनुक्रियाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो उसी आधार पर है ये दोस्तों पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें आपका कागज
पेंसिल से भूल भुलैया परीक्षणों का प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो ये परीक्षण देखिए दोस्तों होता क्या है, 3 से 14 वर्ष के उम्र के बालकों के लिए होता है। इन्होंने जो पोर्टियस थे इन्होंने इसके लिए भूल भुलैया का निर्माण किया था, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है कि जैसे उम्र होती है उसके हिसाब से जो भूल भुलैया है वो कठिन होती चली जाती है, ठीक है ना। तो पहले क्या होता है, परीक्षक पहले इसमें कुछ उदाहरण पेश करता है और विद्यार्थियों को क्या करता है कि भाई बिना पेंसिल के उठाए जो व्यू द्वार होते हैं, ठीक है ना, व्यू के प्रवेश द्वार से निकलने तक के निशान बनाना होता है, ठीक है ना। तो भाई जैसे आपने देखा होगा इस टाइप के जैसे भूल भुलैया परीक्षण होता है तो इस तरह से कैसे निकलना होता है ना, तो आपको बिना पेंसिल उठाए आपने क्या करना होता है, इस प्रवेश द्वार से बाहर निकलना होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन जैसे अगर कोई गलती करेगा तो कागज को क्या किया जाएगा, हटा लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या मिलता है, 2 बार अवसर मिलता है। तो अगर आप दोनों बार फेल हो जाते हैं तो ये समझ लिया जाता है कि उस विशेष अवस्था की बुद्धि का स्तर मतलब आप एक तरीके से उतने आपका जो बुद्धि स्तर है वो उतने लेवल का नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन जैसे अगर 12 से 14 वर्ष की जो आयु के जो बच्चे होंगे उनको क्या किए जाते हैं, ज्यादा अवसर दिए जाते हैं क्योंकि उनके लिए काफी कठिन बनाया जाता है इसको, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक तरीके से क्या है, आपका एक बुद्धि परीक्षण है। तो एक्चुअली किसमें, क्योंकि इसमें अनुक्रिया हो रही है तो ये आपका देखिए वाचक समूह बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत ये आता है, ठीक है ना। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानक विचलन हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि देखिए मानक विचलन यानी इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैटिस्टिक्स का एक टर्म है। और देखिए होता क्या है कि हमेशा धनात्मक इसलिए होता है क्योंकि ये धनात्मक अंकों का वर्गमूल होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है समीशन xi। अब मैं थोड़ा यहाँ पर गणितीय टर्म लिख रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। देखिए है क्या मतलब, ये होता है समेशन 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि देखिए जितने भी आपके जब किसी का वर्ग करते हैं तो कोई भी जो नंबर है जब उसका वर्ग करते हैं तो वो हमेशा क्या बन जाता है, धनात्मक बन जाता है, ठीक है ना। तो जब आप धनात्मक का अंकों का वर्गमूल निकालेंगे तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आप इस थ्योरी को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आप 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो 2 आएगा, 4 का वर्गमूल कभी भी -2 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी आपके रियल नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मानक विचलन भी आपके क्या होते हैं, क्योंकि इनका स्क्वायर कर दिया यानी अंदर उनका वर्ग कर दिया दोस्तों, तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जब पॉजिटिव का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, आपका धनात्मक रहेगा। इसलिए मानक विचलन हमेशा क्या रहता है, धनात्मक रहता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों बहुलक और माध्यिका किस प्रकार के सांख्यिकी माध्य हैं। देखिए दोस्तों बहुलक का मतलब होता है मोड, ठीक है, और माध्यिका का मतलब होता है मीडियन, ठीक है ना। मीन मीडियन मोड, आपने काफी बार इसके बारे में सुना होगा। देखिए जो बहुलक और माध्यिका है, एक्चुअली क्या होता है, बहुलक के बारे में मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों बहुलक का मतलब यह है कि जो चीज ट्रेंड में होती है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार होती है, यानी जिसकी आवृत्ति बार बार होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस टाइप के जूते बहुत चल रहे हैं मार्केट में, तो वो क्या है, मोड का एग्जाम्पल है। इस टाइप की टी शर्ट बहुत चल रही है एग्जाम, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं कहूंगा कि भाई जैसे सपोज करो आप अगर किसी क्लास में पढ़ते होंगे तो, या फिर आप अगर आपने बीएड किया होगा तो हमने कहा कि भाई आपकी क्लास में 60 केजी के जो बच्चे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वो एक्चुअली क्या है, मोड है। यानी कोई जो आपका जो एक तरीके से जो आंकड़ा है वो अगर बार बार आ रहा है, यानी उसकी पुनरावृत्ति बहुत ज़्यादा बार हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, मोड कहलाता है, ठीक है ना। माध्यिका का मतलब ये है कि आपने क्या कर दिया, जितने भी आपके पास आंकड़े हैं यानी समंक है, आपने उसको 2 बराबर पार्टों में बांट दिया, उतने ही उससे ऊपर उतने ही उससे नीचे, तो जो मिडिल का टर्म है वो क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन पहले उनको क्या करना पड़ेगा, एक क्रम में अरेंज करना पड़ेगा। पहले आप उसको जो सबसे छोटा है छोटे से बड़े में ले जाओ या बड़े से छोटे में ले जाओ, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप उसको फिर क्या देखेंगे, उसका जो मिडिल टर्म है उसको क्या बोलते हैं, माध्यिका देते हैं। तो एक्चुअली ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये है स्थिति से संबंधित, यानी ये पोजिशनल वेरिएबल है, ठीक है ना। या पोजिशनल हम इसको कह सकते हैं मीन है। तो आप जो भी बहुलक और माध्यिका होते हैं वो पोजिशनल मीन होते हैं, यानी कि हम इसकी पोजिशन ग्राफ, जब इनका ग्राफ बनाते हैं तो आसानी से हम इनकी पोजिशन को पता कर सकते हैं। तो ये पोजिशनल माध्य होते हैं, यानी ये पोजिशनल मीन होते हैं। तो ये इसका काफी, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है दोस्तों, आप इसको बहुत इजीली समझ जाएंगे। गणित वाले और फिजिक्स वाले आई होप ये अच्छे से समझ गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कला वाले भी बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे अब, ठीक। तो अगला आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला, अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, सबसे कम परिमार्जित और सबसे अधिक परिमार्जित वाला मापन। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, सबसे कम वाला कौन सा होता है, नामित, और सबसे अधिक वाला आपका कौन सा होता है, अनुमानित, अनुपातिक मापन
सॉरी फॉर माय वर्ड्स। तो नामित अनुमापन और अनुपातिक मापन, बड़ा अजीब है इसको बोलना, पूरी जीभ हिल गई। तो नामित मापन और अनुपातिक मापन, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया नामात्र या अनुपातिक, इसको आप इस तरह से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, मापन क्रिया के सोपानों को आपने क्रमबद्ध करना है यहां पर। तो देखिए दोस्तों इनको आपने क्रमबद्ध करना है। देखिए दोस्तों मापन की क्रिया में आपने क्या क्या चीजें करनी होती है। देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहला आता है गुण की व्याख्या, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों आपने क्या करना होता है, सबसे पहले भाई किस गुण को आपने मापना है तो पहले आप उसकी क्या करिए, व्याख्या करिए। जैसे प्रायः क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, तो जैसे लंबाई, भार, ऊंचाई, तो आदि की व्याख्या की आवश्यकता वैसे जनरली नहीं होती, लेकिन हम कह सकते हैं भाई जो सामाजिक गुण है या मनोवैज्ञानिक गुण है उसकी व्याख्या करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो भाई सीधी बात है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिस गुण का आपने मापन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पहले गुण को स्पष्ट व्याख्या करिए। आप उसकी व्याख्या करेंगे तभी जाके आप उसको क्या करेंगे, आगे हम कह सकते हैं कि भाई अगले सोपान तक पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले आपको स्पष्ट है कि भाई किस गुण का आपने मापन करना है, तो वो आपका स्पष्ट होना चाहिए कि आपने कौन से गुण का मापन करना है। तो पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला आता है दोस्तों, उसके बाद आप गुण की कार्यकारी परिभाषा करेंगे, ठीक है ना। तो यानी मापन किए जाने वाले गुण की व्याख्या के पश्चात मापन के कार्य का भाई जो दूसरा सोपान होगा दोस्तों, वो क्या होगा, गुण की कार्यकारी परिभाषा तैयार करना प्रारंभ होगा, ठीक है ना। तो यानी इससे हम उन संक्रियाओं को निश्चित करना होता है जिससे कि भाई जो वांछित गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति को हम कह सकते हैं कि हम उसको पहचान सके, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है कि भाई हमें यहाँ पर यह स्पष्ट करना होता है कि भाई जो गुण की जो व्याख्या है और उसकी कार्यकारी भाषा है उसमें आपका क्या होता है, एक तरीके से परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। तो ठीक हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा कि भाई गुण की आप क्या करेंगे, कार्यकारी परिभाषा को व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, भाई गुण को एक इकाई के रूप में व्यक्त करना, ठीक है ना। तो भाई अब जब आप पहले के दो सोपान कर लिए, फिर आप उसको क्या करेंगे, एक इकाई के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होगा कि भाई जो व्यक्ति या वस्तुओं में जो अंतर्निहित गुणों हैं, गुणों के वास्तविक रूप का इसमें क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो इन जो जितने भी प्राप्त परिणाम होंगे उनको क्या करेंगे, आप इकाई के रूप में अभिव्यक्त करेंगे। तो भाई सीधी बात है, भाई मापन क्रिया में आप क्या करेंगे, पहले गुण की व्याख्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, गुण को परिभाषित करेंगे यानी उसकी कार्यकारी परिभाषा करेंगे, उसके बाद उसको एक इकाई के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 1 3 2, तो 1 3 2 यहाँ पर यानी सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आपको बताना है कि गलत कथन क्या है। देखिए दोस्तों सबसे पहले है दशांक स्थानिक मापनी है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों मापनी क्या होती है। देखिए मापनी किसी व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। तो मापनी की सहायता से ही व्यक्ति में उपस्थित गुणों की सीमा अथवा गहनता या आवृत्ति को मापने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसकी जो मापनी है वो कई टाइप की होती है। जैसे एक होती है ग्राफिक मापनी, क्रमिक मापनी होती है, स्थानिक मापनी होती है और बाह्य चयन मापनी होती है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे इसमें सबसे पहला है कि भाई जो दशांक स्थानिक मापनी है ये बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों दशांक यानी कि आपकी एक तरह से डेसाइल, ये देखिए फिर से स्टैट का एक पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स का। तो ये एक स्थानिक मापनी है होती है कि बिल्कुल जैसे कि आपका मैंने पहले ही बोला कि ये आपका पोजिशनल वेरिएबल होता है यानी पोजिशन पर डिपेंड करता है। तो जो डेसाइल है वो इसी का पार्ट है, तो इसको छोड़िए, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसके बाद ग्राफिक मापन में सातत्य का प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये गलत है। देखिए ग्राफिक मापन में कंटिन्यूटी, अगर आप ग्राफ में कंटिन्यूटी नहीं लाएंगे, जैसे देखिए ग्राफ है तो आप ग्राफ में पॉइंट अगर आपने प्लॉट किए तो आपके पास आपको क्या चाहिए, सातत्य यानी कंटिन्यूटी चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल गलत है, तो ये एक तरीके से गलत कथन है, ठीक है ना। इसी तरह से जो क्रमिक मापनी है उसमें आपका क्या होता है, उपगुणों को क्रमबद्ध किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और इसके बाद जो चेकलिस्ट मापनी है उसमें गुणों की मात्रा का पता लगाया जाता है। देखिए थोड़ा स्टैट के वर्ड हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अगले बढ़ते हैं।
इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अनुसूचियां एक दूसरे से एक्सक्लूसिव होती हैं, साक्षात्कार को प्रमाणिक बनाने में अनुसूचियां सहायक नहीं होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अनुसूची का मतलब क्या होता है, देखिए अनुसूची जैसे आपके जो आंकड़े हैं उनके संकलन हेतु सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला मापन उपकरण है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या होता है कि भाई दोस्तों विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो साधारणतः जो अनुसूची की पूर्ति है वो जो आपके आंकड़े इकट्ठे करने वाला जो व्यक्ति होता है वो खुद ही करता है, ठीक है ना। उसको स्केड्यूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो स्केड्यूल का मतलब है आपकी अनुसूची, ठीक। तो अनुसूची में आपका क्या होता है कि भाई ये एक दूसरे से आपकी क्या होती है, भिन्न नहीं होती है, ठीक है ना। ध्यान में रखने वाली बात है कि जो अनुसूचियां होती हैं वो एक्चुअली हम कह सकते हैं 5 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है अवलोकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, दस्तावेज अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची और निर्धारण अनुसूची, ठीक है ना। तो जो अनुसूचियां होती हैं वो दोस्तों आपस में एक दूसरे से भिन्न नहीं होती हैं। तो जैसे कि आप भाई होता क्या है कि भाई जैसे साक्षात्कार अनुसूची है तो उसमें आपका क्या होता है कि भाई अवलोकन के आधार पे भी पूर्ति उसकी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे आप किसी का साक्षात्कार ले रहे हो तो आप उसका अवलोकन करके भी आप उसका शेड्यूल तैयार कर सकते हो, ठीक है ना, यानी अनुसूची तैयार कर सकते हो। तो वहां पर वो दोनों चीजें आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अनुसूचियां एक दूसरे से एक्सक्लूसिव होती हैं, तो गलत है, ठीक। ये होती हैं आपस में इंक्लूसिव होंगी, ठीक है ना। और साक्षात्कार को प्रमाणिक बनाने के लिए अनुसूचियां सहायक नहीं होती, अभी हमने डिस्कस किया भाई साक्षात्कार को प्रमाणिक बनाने के लिए अनुसूचियां सहायक होती हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखा जाए तो ना तो 1 ना तो 2। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, एनेक्डोटल अभिलेख के प्रस्तुतिकरण का प्रकार क्या है। देखिए दोस्तों जो अभिलेख होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं वैसे तो। एक होते हैं जैसे संचयी अभिलेख, इसी तरह से एनेक्डोटल अभिलेख, ठीक है ना। तो जैसे संचयी अभिलेख में क्या होता है कि भाई जैसे विद्यालय में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को अगर हम क्रमबद्ध रूप में एकत्रित करेंगे तो उनको क्या कहते हैं, संचयी अभिलेख के नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि भाई जैसे छात्रों की उपस्थिति है, शैक्षिक प्रगति है, योग्यता, प्रयोगात्मक कार्य, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, तो अगर इन सबको हम क्या करते हैं, विस्तृत आलेख में प्रस्तुत करते हैं। यानी इन सारी सूचनाओं को हम एक विस्तृत आलेख में जब प्रस्तुत करते हैं तो क्या कहलाता है दोस्तों, संचयी अभिलेख कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कोई भी जो छात्र है उसकी प्रगति को जानने के लिए या उसका मूल्यांकन कार्य करने के लिए जो संचयी अभिलेख है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर एक ऐसा ही आता है एनेक्डोटल अभिलेख। देखिए एनेक्डोटल अभिलेख है वो वास्तव में छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण है। कहने का मतलब है कि जो उससे कोई भी घटना है उसका वर्णन इसमें किया जाता है, ठीक है ना। तो अध्यापक क्या करते हैं, इन घटनाओं का वर्णन घटना के घटित होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र कर देते हैं, ठीक है ना। और घटना के आधार पर ही जो अध्यापक छात्र के संबंध में अपनी व्याख्या या सुझाव भी अलग से एनेक्डोटल रिकॉर्ड में लिख सकता है, ठीक है ना। तो एनेक्डोटल आप समझ गए होंगे कि भाई एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि भाई एक अभिलेख प्रपत्र टाइप का होता है ये। तो इसमें जैसे छात्र का नाम होता है, फिर पिता का नाम, कक्षा, प्रवेश क्रमांक, ठीक है। तो इसमें फिर एक कॉलम होता है, उसमें दिनांक होती है, फिर घटना, जो भी घटना होगी उस घटना का विवरण लिखा जाएगा, फिर अध्यापक द्वारा क्या किया जाएगी, उस घटना की व्याख्या की जाएगी और फिर उसमें क्या दिया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा। तो इस टाइप का आपका क्या होता है, अभिलेख प्रपत्र टाइप का ये होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, एनेक्डोटल अभिलेख। तो इसमें क्या होता है भाई, वस्तुनिष्ठ, अभी मैंने क्या बोला, सार्थक घटनाओं का क्या है ये, वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण। तो ये वस्तुनिष्ठ होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्नावली के संबंध में क्या आपका सत्य है। देखिए दोस्तों अब जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रश्नावली के संबंध में क्या सत्य आपको बताना है। देखिए दोस्तों पहले हम प्रश्नावली क्या होता है, प्रश्नों का एक समूह होता है जिसे उत्तरदाता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है जिससे वो उनका उत्तर देता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली क्या है आपका, देखिए दोस्तों प्रमाणीकृत साक्षात्कार का एक लिखित रूप है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्वेश्चनायर। तो क्वेश्चनायर में आपका क्या होता है कि क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं और उसके बाद आपका जो एक साक्षात्कार जो करता होता है या इन्वेस्टिगेटर भी हम इसको बोल सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेटर जिसका आपने इन्वेस्टिगेशन करना है या जिसको अपने सैंपल लेना है आप उसको देते हैं, वो धीरे धीरे क्या करता है, वो सारे प्रश्नों के उत्तर देता जाता है। तो एक तरीके से आपका क्या है, ये एक डेटा कलेक्शन का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रश्नावली को तैयार करते हैं इसके भी कई सारे नियम होते हैं, इसको हम वैसे स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि भाई जो प्रश्नावली है वो क्या होती है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए,
ठीक है ना। तो जो प्रश्नावली होती है दोस्तों वैसे आपकी 4 तरीके की होती हैं। एक होती है मिश्रित प्रश्नावली, ठीक है ना, मिक्स क्वेश्चन। दूसरी होती है चित्रमय प्रश्नावली, ठीक। तीसरी होती है बंद प्रश्नावली और चौथी होती है खुली प्रश्नावली, ठीक है ना। तो देखिए जो मिश्रित प्रश्नावली होगी उसमें आपकी दोनों, जैसे मुक्त प्रश्नावली और प्रतिबंधित प्रश्नावली, दोनों की दोनों शामिल होती हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो मुक्त प्रश्नावली होती है उसमें आप क्या होते हैं, अपनी फ्रीलांस होते हैं आंसर देने के लिए, ठीक है ना। लेकिन प्रतिबंधित प्रश्नावली में क्या होता है कि आपके सामने आंसर दिए होते हैं, आपने उन आंसरों में से चुनना होता है, ठीक। तो वो आपकी किस में आ जाएगी दोस्तों, प्रतिबंधित प्रश्नावली में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर आपको बताना है कि क्या सत्य है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया प्रश्नावली क्या क्या होती है। तो अब आप यहां से देखिए कि क्या चीज इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों, मिश्रित प्रश्नावली में मुक्त प्रश्नावली और प्रतिबंधित प्रश्नावली शामिल नहीं है, इसमें दोनों शामिल होती हैं, तो इस तरह से ऑप्शन गलत है। प्रतिबंधित प्रश्नावली में विचारानुसार उत्तर दिया जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रतिबंधित प्रश्नावली में आपके अपने विचार नहीं होते, आपके सामने 4 उत्तर दिए होते हैं, आपको उनमें से सेलेक्ट करना होता है, ठीक। मुक्त प्रश्नावली में से किसी एक उत्तर का चयन करना होता है, बिल्कुल उल्टा। मुक्त प्रश्नावली में तो आप क्या करेंगे, अपने जो आपको आंसर सही लगता है आप उसका आंसर देंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है जो आपके अपने विचार हैं आप अपने विचारों के अनुसार उसका उत्तर करेंगे, ठीक। तो ये भी गलत है। तो इस तरह से देखा जाए तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षण के संबंध में कहा गया है कि अध्यापक छात्रों के बारे में जो धारणा रखते हैं उसके अनुसार ही उन्हें अंक प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। बड़ा अच्छा ये कह सकते हैं कि प्रभाव है, इसको हेलो प्रभाव दोस्तों बोला जाता है, हेलो इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कौन सा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है। देखिए दोस्तों, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न में आपके जनरली कैसे आते हैं, व्याख्यात्मक, यानी जिसमें आपको व्याख्या करनी होती है। विवेचनात्मक भी इसके अंतर्गत आते हैं, आलोचनात्मक, ये सारे के सारे निबंधात्मक है। लेकिन सरल प्रत्यास्मरण इसके अंतर्गत नहीं आता। अभी हमने इसको आपूर्ति प्रश्नों के अंतर्गत पढ़ा था कि भाई सरल प्रत्यास्मरण में क्या होगा कि आपसे वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भाई सपोज अगर आपसे पूछ दिया कि भाई भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप एक लाइन में आंसर देंगे इसका, कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक। तो यानी सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न है, तो निबंधात्मक प्रश्न का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक। तो इस तरह से डी इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यदि कोई परीक्षण मापन के उद्देश्य को पूर्ण करता है तो परीक्षण की कौन सी विशेषता, अब भी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी दोस्तों, ये क्या होती है, वैधता, ठीक। तो वैधता, कोई भी परीक्षण मापन के उद्देश्य को अगर पूर्ण करता है, यानी किस सीमा तक पूर्ण करता है, इसको ही मेजर करता है, तो वो उस परीक्षण की वैलिडिटी कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व परिसूची में प्रश्न अधिकांशतः किस पुरुष के लिए संबोधित किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। व्यक्तित्व परिसूची जो होती है दोस्तों, प्रश्नावली विधि से ही मिलती जुलती है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि इसमें केवल व्यक्ति विशेष से ही प्रश्न संबंधित होते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी से ही संबंधित होंगे प्रश्न, जबकि जो आपका क्वेश्चन आयर तैयार किया है तो उसमें आपके सारे एस्पेक्ट को देखा जाता है, अगल बगल जितना भी आपका एनवायरमेंट है उससे सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर क्या होंगे कि जो प्रश्न होंगे केवल व्यक्ति विशेष से ही संबंधित होंगे, ठीक है ना। तो जबकि प्रश्नावली विधि में हम क्या करते हैं, व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य सूचनाएं भी एकत्र करते हैं, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व परिसूची में दोस्तों जो प्रश्न होते हैं उत्तम पुरुष को संबोधित किए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, कठिनाई स्तर को मापने का सूत्र है। देखिए कठिनाई स्तर को मापने का जो सूत्र है वो दोस्तों पहला वाला है R/N/100। देखिए अगर आपके किसी भी आपको प्रश्न के कठिनाई का स्तर आपको जानना है तो आपने कैसे निकालते हैं, R का मतलब यह होता है कि भाई उन छात्रों की संख्या जिन्होंने प्रश्न का सही उत्तर दिया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, उन सभी छात्रों की संख्या जिन्होंने प्रश्न को हल करने का प्रयास किया, गुणा कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो अगर 100 लोगों ने, सपोज करो 100 लोगों ने किसी प्रश्न को अटेम्प्ट किया और उसमें से 25 लोगों ने उसका सही आंसर दिया, तो ये कितना हो जाएगा भाई 25/100 गुणा 100, यानी आपका 25, हम कह सकते हैं जो 25 है वो उसका क्या है, कठिनाई स्तर है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्या होता है R/N/100, ठीक।
इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा बुद्धि परीक्षणों की रचना किस युद्ध संघर्ष के दौरान की गई थी। देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्फा और बीटा बुद्धि परीक्षण है दोस्तों, ये अमेरिका में स्टार्ट किया गया था जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका को सैनिकों की भर्ती करनी थी या अन्य कर्मचारियों की भर्ती करनी थी, तो उसके लिए अल्फा परीक्षणों का हम कह सकते हैं कि रचना की गई थी। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों जो बीटा परीक्षण है वो भी इसी तरीके के होते हैं, लेकिन जो अल्फा परीक्षण होते हैं वो शाब्दिक होते हैं, जबकि बीटा परीक्षण क्या होते हैं, अशाब्दिक होते हैं। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो प्रथम वर्ल्ड वॉर के दौरान पे इनका हम कह सकते हैं इनकी रचना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ, अमेरिका से इनकी स्टार्ट हुई थी। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला है कि कौन विश्वसनीयता के प्रकारों में शामिल है। देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहला आता है स्थायित्व का गुण, स्टेबिलिटी। इसके बाद आता है दूसरा तुल्यता गुण, और अगला आता है अर्ध विच्छेद विधि। देखिए दोस्तों स्थायित्व का गुण का मतलब यह है कि कोई आपका जो परीक्षण है वो आपका विश्वसनीय है, तो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, तुल्यता का मतलब है कि आप उसको अलग से आप उसकी तुलना कर सको। ठीक, और इसके अलावा जो आता है आपका अर्ध विच्छेद विधि, दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाफ पार्ट में बांट देते हैं और उसके बाद हम इसमें आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो ये विश्वसनीयता की विधि के अंतर्गत आती है। तो ये काफ़ी बड़ा सा ब्रॉड सा टॉपिक है, स्टेट का ये टॉपिक है, तो इसको आप कोई बात नहीं, आप बस इसको ध्यान में रखें कि विश्वसनीयता के जो प्रकार होते हैं उसमें कौन कौन आते हैं। एक आपका क्या आता है, स्थायित्व का गुण आता है। ठीक, इसके अलावा आपका क्या आता है, तुल्यता गुणांक, और हम कहते हैं अर्ध विच्छेद विधि, यानी कि सबके सब सही हैं। तो 1 2 3 इज राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षणों का अंकन करते समय प्रश्नों के उत्तर की गुणवत्ता बाद के प्रश्नों के अंकन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम कह सकते हैं बिल्कुल सही है कि भाई जब आप निबंधात्मक परीक्षणों का जब अंकन करते हैं, अगर आप पहले ही क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने बहुत गलत तरीके से उसके आंसर दिए हुए हों, तो होता क्या है कि जिस तरीके से उसने आंसर दिए तो उसके बाद के जो अब उत्तर हैं आप उनको आंकते हैं या उनको जब आप चेक करते हैं तो आपका हम कह सकते हैं ना कि वो उसको बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित करते थे। अगर आप पहले क्वेश्चनों को अगर क्वालिटी वाइज अगर उसने उत्तर दिए होंगे तो आगे के जो आंसर है उनको भी चेक करने में अच्छा लगता है, यानी आप उसको ज़्यादा मार्क्स देने की आप प्रवृत्ति आप में हो जाती है। ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है कि भाई निबंधात्मक परीक्षण में अंकन करते समय पहले प्रश्नों के उत्तर की गुणवत्ता के बाद जैसे उसके उत्तरों की गुणवत्ता होगी उसके बाद प्रश्नों का अंकन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। ठीक, और निबंधात्मक परीक्षणों की मुख्य आलोचना इसके आत्मनिष्ठ, अविश्वसनीय और अवैध होने के कारण से की जाती है। बिल्कुल है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ तो है नहीं, आत्मनिष्ठ है, परंपरागत है, तो इसमें भैया एक वस्तुनिष्ठ तो है नहीं, आत्मनिष्ठ हो जाता है, व्यक्ति विशेष पर हो जाता है, अविश्वसनीय तो है ही, अवैध भी हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से जो सी है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी पढ़ लेते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय व वैध होते हैं। बिल्कुल सही है, ये उनसे ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं और उनसे ज़्यादा वैध होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में मूल्यांकन करते समय परीक्षक को निर्धारित अंक प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, इसमें निर्धारित अंक होते हैं। ये नहीं कि आप जैसे सपोज करो आपने एक निबंधात्मक प्रश्न है वो 5 नंबर का है तो आत्मनिष्ठ हो जाता है। तो अगर सपोज करो आप किसी को 5 में से 4 दे दे रहे हैं, किसी को 5 में से 3 दे दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे आप MCQ है तो भाई या तो आप उसको 1 देंगे या तो 0 देंगे, है ना भाई। MCQ अगर 4 नंबर का है तो भाई आप उसको 1 देंगे, अगर चलो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 0.25 काट लेंगे। ठीक, तो वहां पर आपका क्या है कि भाई परीक्षक को निर्धारित अंक प्रदान करने होते हैं। अब इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि वस्तुनिष्ठ के हमने अभी टाइप पढ़े कि वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है या चयन प्रश्न है, अभी जैसे हमने पढ़ा कि जिसमें विकल्प दिए हुए होंगे। ठीक है ना, पूरक प्रश्न हो सकते हैं, ठीक, वन लाइनर हो सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भाई 36 का जो सी है इट इज अ राइट ऑप्शन, यानी कि तीनों के तीनों आपके सही हैं। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। देखिए दोस्तों पहला आता है परीक्षण बैटरी वास्तव में संबंधित परीक्षणों या उप परीक्षणों का निर्देशित समूह होता है। बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों जैसे आपके पास सेल होते हैं, ठीक, तो एक सेल है,
एक सेल तो अकेला सेल कहलाता है, लेकिन अगर आप 2-3 सेल ले ले तो मिलके क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो इसी तरह से अगर आप कुछ परीक्षण और या फिर हम कह सकते हैं परीक्षणों को मिला देंगे, एक साथ कई सारे परीक्षणों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, परीक्षण बैटरी बन जाएगी, ठीक है ना। तो भाई इसमें सीधी बात है भाई, परीक्षण बैटरी में सम्मिलित परीक्षणों या उप परीक्षणों की संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये 3-4 परीक्षणों को लेकर भी बना सकते हैं और 12 परीक्षण भी आप लेके परीक्षण बैटरी बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों बिल्कुल राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक। ओहो, अगला क्वेश्चन उल्टा हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपने बताना है कि इसमें से कौन सा कथन राइट है। देखिए, शैक्षिक सत्र के अंत में परीक्षणों के द्वारा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन किया जाता है, बिल्कुल सही है। और यह योजना कक्षा उन्नति के लिए शुरू की गई, ये बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, परीक्षण से क्या मतलब है, देखिए कोई भी व्यक्ति है उसको ऐसी परिस्थितियों में रखना है कि भाई जिससे उसके वास्तविक गुणों का प्रकटन हो जाए, ठीक है ना, यानी वो अपने वास्तविक गुणों को प्रकट कर दे, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के गुणों को मापने के लिए क्या होता है दोस्तों, विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपके कौन कौन से परीक्षण होते हैं दोस्तों, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है ना। या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि भाई प्रयोगात्मक परीक्षण होते हैं, लिखित परीक्षण होते हैं, मौखिक परीक्षण होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कई आधार पर, जैसे प्रशासन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण ले सकते हैं। प्रकृति के आधार पर हम मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षण ले सकते हैं, ठीक है ना। तो और इसी तरह से अगर हम शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण में भी इनको बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो शैक्षिक सत्र की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर हम होता क्या है कि भाई परीक्षणों की सहायता से छात्रों की विभिन्न योग्यताओं एवं गुणों का मापन दोस्तों किया जाता है शिक्षक के द्वारा, ठीक है ना। तो अगर हम शैक्षिक संदर्भ की बात करें तो परीक्षणों के द्वारा ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन को अधिक महत्व दिया जाता है दोस्तों, कि उसने कितना ज्ञान अर्जित किया, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, ठीक। तो भाई जो कक्षा अध्यापक है वो परीक्षणों का प्रयोग करके समय समय पर छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मापन करता है, कि यानी उसने कितनी शैक्षिक प्रगति की, ठीक। तो यानी शैक्षिक उपलब्धि का मापन करेगा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। और इसके बाद से जब आपका शैक्षिक सत्र का अंत हो जाता है तो परीक्षाओं के द्वारा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन किया जाता है और इसी के आधार पर उनको क्या किया जाता है, अगली कक्षा में उन्नति दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या करेगा कि आपका जब शैक्षिक सत्र का अंत हो जाएगा तो परीक्षा लेगा और परीक्षा के बाद आपकी शैक्षिक उपलब्धि का मापन करेगा। तो अगर आप बिल्कुल पास हो गए तो आप अगली क्लास में पहुंच जाएंगे, यही तो होता है ना। तो आप पहले टेस्ट लेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपकी अगली कक्षा में उन्नति या प्रोन्नति कर दी जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से 40वें का सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, समाज मिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। समाज मिति सामाजिक पसंद तथा समूहगत विशेषताओं के मापन की एक विधि है। बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि समाज में आप किसको पसंद करते हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई इसमें इस प्रविधि में व्यक्ति से वह क्या कहा जाता है कि वह दिए गए, कि मतलब क्या किया जाता है कि भाई दिए गए आधार पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का चयन करें, ठीक है ना। तो आपकी पसंद भी हो सकती है, या जो आप पसंद है, या फिर कोई भी एक आधार हो सकता है, उसके आधार पर आप क्या करते हैं, व्यक्तियों का चयन करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो समाज मिति आपका सामाजिक पसंद तथा समूहगत विशेषताओं के मापन की एक विधि है, बिल्कुल सही है। और समाज मिति मैट्रिक्स में समूह के सभी छात्रों के द्वारा इंगित की गई पसंद को सारणी के रूप में इंगित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, अभी हमने दोस्तों डिस्कस किया था। तो यहां पर आपका दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला समाज मिति मैट्रिक्स को जब एक चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सोशियोग्राम। तो इसको सोशियोग्राम बोला जाता है, ठीक। इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला है कि भाई जो समाज मिति समंकों की सहायता से समूह के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, अगर समाज मिति समंक हैं, जितने भी आपके आंकड़े हैं, उनके सहायता से आप समूह के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, समूह गुणांक भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए होता क्या है कि आप जो भी आपने जितने भी आपने आंकड़े इकट्ठे किए, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, उसके बाद आप समूह गुणांक निकालेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, टीम कोहेसिव
कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो टीम कोहेसिव कोफिशिएंट इसको हम बोलते हैं, यानी समूह सामंजस्य गुणांक बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसकी मदद से आप आसानी से जितने भी आपके समूह है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आपके पास आंकड़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर समूह गुणांक भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे उपरोक्त वर्णिक समूहों के लिए समूह की परस्पर पसंद के लिए समूह गुणन गुणांक का सूत्र ज्ञात किया जाता है। तो ठीक है, ये आपका दोस्तों पर्टिकुलर है कि जैसे मैंने अभी बोला कि समूह गुणन गुणांक में सूत्र ज्ञात किया जाता है। तो बिल्कुल सही है कि आप मतलब आप क्या कहते हैं कि भाई सामाजिक समूहों की सहायता से आप समूह के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके लिए आप समूह गुणांक का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल दोनों के दोनों सही हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई संचय अभिलेख के बारे में आपको बताना है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है। विद्यालयों में प्रायः छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से इसमें एकत्रित किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा जो संचय अभिलेख है वास्तव में किसी भी छात्र का वो क्या होता है, शैक्षिक इतिहास होता है, जिसमें उसकी शैक्षिक उपलब्धि, उपस्थिति, बुद्धि, स्वास्थ्य, चरित्र, पसंद नापसंद, समायोजन, शौक, व्यक्तित्व आदि का हनन करता है। ये बिल्कुल गलत है, ये गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि आदि का हनन करता है, आदि का हनन नहीं करता दोस्तों, वो उसका आदि का रिकॉर्ड रखता है या उसकी सूचनाएं रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला तो बिल्कुल सही है, संचय अभिलेख में क्या होता है, शैक्षिक इतिहास होता है जो उसकी इन सारी उपलब्धियों को वो रिकॉर्ड करता है, आदि का हनन नहीं करता हो, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला ऑप्शन राइट है, ठीक। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु के बराबर हो जाए तो उस बुद्धि लब्धि किसके बराबर होगी। देखिए किसके बराबर हो जाएगी, 100 के बराबर हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA, ठीक है ना, इनटू कितना होता है 100, तो ये होता है। तो भाई अगर मानसिक आयु है दोनों बराबर हो जाए तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो 1 × 100 कितना हो जाएगा, 100, ठीक। तो मानसिक आयु अगर वास्तविक आयु के बराबर हो जाए तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी, 100 के बराबर हो जाएगी, ठीक। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लिकर्ट मापदंड का संबंध किस गुण के मापन से। देखिए दोस्तों, जो लिकर्ट मापदंड का संबंध होता है वो अभिवृत्ति की माप की विधियों से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो इसमें अभिवृत्तियों की माप की जाती है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको समझ लेना, ठीक है ना। तो इसका संबंध किससे होता है दोस्तों, अभिवृत्ति की माप की विधियों से संबंधित होता है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, मिनीसोटा अनुसूची की सहायता से किस गुण का परीक्षण किया जाता है। देखिए दोस्तों, मिनीसोटा अनुसूची का उपयोग दोस्तों व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, यह व्यक्तित्व मापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसूची है। इस मापनी में 550 प्रश्न है या अभिकथन है, ठीक है ना, जो शारीरिक अवस्था से लेकर सामाजिक अभिवृत्तियों तक व्यक्तित्व संबंधी समस्त पहलुओं का मापन करते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक जो कथन है इसमें दोस्तों, इसका उत्तर सत्य या असत्य या कह नहीं सकता में देना होता है। यानी इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रू, या तो फॉल्स, या फिर आपको आई डोंट नो, ठीक। तो इस तरह से ये आपका क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। तो मिनीसोटा अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पिंटर पेटसन क्रियात्मक मानदंड का प्रयोग किस गुण के परीक्षण में किया जाता है। देखिए दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था निष्पादन परीक्षण के बारे में, ठीक है ना। तो निष्पादन का प्रयोग क्या होता है, प्रायः ऐसे परीक्षण से होता है जिसमें आपका समझ और भाषा का प्रयोग कम से कम किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के निष्पादन परीक्षण में ऐसे पदों का प्रयोग किया जाता है जिसमें भाषा के स्थान पर अनुक्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जो पिंटर पेटसन क्रियात्मक मानदंड है वो निष्पादन गुण के परीक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो विकास है वो पिंटर तथा पेटसन ने 1917 में किया था, ठीक है ना, 1917 में इसका विकास किया था, ठीक। और इसमें 15 प्रकार के स्केल हैं, ठीक। तो इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो फिलहाल आप इसको ध्यान में रखो कि ये आपका निष्पादन से संबंधित है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सुमेलित है, ठीक। इसके बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से सुमेलित हैं। देखिए, नामित पैमाने पर आधारित आंकड़े, ये हैं आपके बहुलक, और क्रम सूचक मापनी पर
आंकड़े यानी माध्यिका और समानांतर मापनी पद्धत यानी कि माध्य। देखिए दोस्तों, इसमें नामित पैमाने पर आधारित जो आंकड़े हैं उसमें बहुलक का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। देखिए, नामित पैमाने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप सिर्फ नाम मात्र के आधार पर वर्गीकरण कर देते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे आपने किसी को आपने लिंग के आधार पर वर्गीकृत कर दिया, जैसे लड़का लड़की, तो यहाँ पर दोस्तों बहुलक यानी मोड का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से क्रम सूचक मापनी में जैसे अगर आप डाटा को अरेंज करेंगे, ठीक है ना, तो कोई भी आप डाटा जब अरेंज करेंगे तो वहाँ पर माध्यिका का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से समांतर मापनी पर भी जो आपके जो आंकड़े होते हैं वहां पर माध्य का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सभी के सभी बिल्कुल राइट हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संबंध में क्या सत्य नहीं है, आपको बताने की क्या सत्य नहीं है। इसमें प्रश्नों की प्रकृति विशिष्ट होती है, बिल्कुल सही है। इनमें मानक तैयार करना सरल होता है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद इसकी रचना सरल होती है, बिल्कुल गलत है, ठीक। और इसमें भाषा और सुलेख का कोई महत्व नहीं होता, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सत्य नहीं है। देखिए दोस्तों, इनके जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो विशिष्ट होती है और इनके मानक तैयार करना भी बहुत आसान होता है। आप आसानी से इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, इसके स्टैंडर्ड बहुत ईजी होते हैं। लेकिन इनकी रचना करना टफ होता है, आपको वस्तुनिष्ठ बनाने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसकी भाषा और सुलेख का कोई महत्व नहीं होता। और इसके बिल्कुल अपोजिट कर दो तो कैसे बन जाते हैं दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्न बन जाते हैं। आप उसको समझ सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है जो कि साक्षात्कार से संबंधित है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए साक्षात्कार में क्या होता है भाई, किसी भी व्यक्ति से आमने सामने बैठकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके द्वारा जो भी प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं उनके आधार पर उसकी योग्यताओं का मापन किया जाता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, वाइवा बोलते हैं, ठीक। तो एक्चुअली क्या होता है कि भाई जैसे प्रश्न करते समय साक्षात्कारकर्ता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है उसमें 3 टाइप होते हैं। पहला होता है साक्षात्कार का प्रारंभ, उसके बाद होता है साक्षात्कार का मुख्य भाग जो कि मिडिल टर्म होता है, और इसके बाद होता है साक्षात्कार का समापन, ठीक है ना। तो जो भी साक्षात्कार करते समय साक्षात्कारकर्ता को क्या ध्यान में रखना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो भाई प्रश्न क्या होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए। प्रश्न आप सरल और स्पष्ट हों, ठीक है। प्रश्न साक्षात्कारकर्ता की भावनाओं को ठेस ना लगे, जिससे आप साक्षात्कार ले रहे हैं उसकी भावनाओं को ठेस ना करने, और साक्षात्कार देने वाला जो व्यक्ति है उसको अपनी अभिव्यक्ति का उचित अवसर प्रदान किए जाएं, ठीक। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि भाई जो प्रश्न है वो क्रमबद्ध है, बिल्कुल सही है, सरल व स्पष्ट हो। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है कि भाई साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का उचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता, बिल्कुल गलत है। तो 1 और 2 सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुसूची के विषय में क्या सत्य नहीं है, आपको बताना है। देखिए, अनुसूची समंग संकलन हेतु बहुलता से प्रयोग करने वाला एक मापन उपकरण है, बिल्कुल सही है कि इसमें क्या किया जाता है भाई, आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। साधारणतः अनुसूची की पूर्ति जो आपका आंकड़े इकट्ठे करने वाला व्यक्ति है वो स्वयं करता है, बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है कि जो अनुसूची है उसमें जो काफी सारे आंसर हैं वो जो आंसर देने वाले लोग होते हैं वो आंसर नहीं देते, तो कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो खुद ही उनको क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, ठीक। तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए यह एक अविश्वसनीय उपकरण है, बिल्कुल गलत, यह विश्वसनीय उपकरण है, ठीक। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्या सत्य नहीं है, बिल्कुल 3 वाला जो है वो सत्य नहीं है। तो असत्य है तो केवल 3 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मापन किए जाने वाले गुणों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र व मनोविज्ञान जैसे मानव व्यवहार से संबंधित विज्ञानों में प्रायः मापन के प्रामाणिक साधनों की बहुतायत होती है। देखिए दोस्तों, इनकी एक्चुअली कमी होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आप जैसे मापन में क्या करते हैं, जैसे भौतिक चर है, भौतिक चरों का तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली मापन कर सकते हैं। जैसे आपने दूरी का मापन करना है और लंबाई का मापन करना है, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं भाई किसी के भार का मापन करना है, ठीक। क्योंकि इसके लिए भाई ऑलरेडी क्या है, प्रमाणिक साधन उपलब्ध हैं और इनसे जो परिणाम आते हैं वो भी क्या होते हैं, यथार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक। लेकिन जैसे अगर आपने भाई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक चरों का मापन करना है तो इसके लिए क्या है कि भाई जो प्रमाणिक साधन है उनका अभाव है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है एक तरीके से कि इनका क्या है, अभाव है, ठीक। और इसके अलावा कि भाई जो ऐसे अप्रमाणिक जो आपके साधन हैं इनसे प्राप्त जो परिमाण होंगे उनकी यथार्थता में क्या होगी, कमी होगी, वो तो होना स्वाभाविक है। तो दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो केवल 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है ना।
इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, गुणात्मक चर के विषय में क्या सही है आपने बताना है। अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, गुणात्मक चर वे चर हैं जो गुण के विभिन्न प्रकारों की ओर को संकेत करते हैं। बिल्कुल सही है। इस चर के आधार पर समूह के सदस्यों को कुछ स्पष्ट भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि भाई व्यक्ति के किसी समूह को आप लिंग भेद के आधार पर पुरुष या महिला के वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से भाई छात्रों को उनके संकायों के आधार पर, जैसे विज्ञान, कला, वाणिज्य में, ठीक। और तो देखा जाए तो भाई इस तरह से तीसरा क्या है, लिंग, संकाय, विषय, धर्म आदि मात्रात्मक चर है, नहीं गलत है। ये तो क्या है, गुणात्मक चर है। तो इस तरह से तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो देखा जाए तो 1 और 2 सही हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों क्या होना चाहिए, सी वाला, यानी कि 1 और 2। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और आपने बताना है कि कौन से इनमें सही है। स्व आख्या तकनीक में जिस व्यक्ति का मापन किया जा रहा है उसी से उसके व्यवहार के संदर्भ में जानकारी पूछी जाती है। बिल्कुल सही है। दूसरा, परीक्षण तकनीक में व्यक्ति से को किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है, और इसके आगे का जो सेंटेंस है वो गायब है। कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई जो आपकी मापन और मूल्यांकन की तकनीक, अभी हमने डिस्कस किया था 5 तकनीक होती है। पहली होती है अवलोकन तकनीक, दूसरी होती है स्व आख्या तकनीक, तीसरी होती है परीक्षण तकनीक, चौथी होती है समाजमितीय तकनीक, और 5वीं होती है प्रक्षेपीय तकनीक। तो उसमें हम डिस्कस करें दोस्तों स्व आख्या तकनीक। देखिए स्व आख्या तकनीक में जिस व्यक्ति का मापन किया जाता है उसी से उसके व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि भाई जो व्यक्ति है वो अपने बारे में स्वयं ही सूचना प्रदान करता है, जिसके आधार पर उसके गुणों को व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तकनीक में इस बात का मापन नहीं होता कि व्यक्ति के गुण क्या हैं, जबकि इस बात का मापन होता है कि व्यक्ति किन गुणों को अपने में होने का दावा कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। जहां तक बात आती है दोस्तों परीक्षण तकनीक की, तो परीक्षण तकनीक में व्यक्ति को किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है जो उसके वास्तविक व्यवहार या गुणों को प्रकट कर दे, ठीक है ना। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, मापनकर्ता व्यक्ति के सम्मुख कुछ ऐसी परिस्थितियां, समस्याएं रखेगा जिसपे उस व्यक्ति के द्वारा जो भी प्रतिक्रिया की जाती है तो उससे उसकी गुणों की मात्रा को निर्धारण किया जाता है। जैसे कि बुद्धि परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण है, ठीक है, मूल्य परीक्षण है, इसके उदाहरण है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर देखा जाए तो ये तो दूसरा वाला गलत हो गया। तो एक तरीके से आप इसको समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। साफल्य निर्धारण से आशय मापन प्रक्रिया से किसी चर पर व्यक्ति की स्थिति व परिणाम का ज्ञान होने से। बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों साफल्य निर्धारण का मतलब है कि आपका सक्सेस का जो निर्धारण है उसका आप किसी मापन प्रक्रिया में किसी चर पर व्यक्ति की स्थिति या परिणाम का ज्ञान होने से है, ठीक। इसके बाद निदानात्मक में यानी डायग्नोसिस में आप क्या करेंगे, मापन प्रक्रिया में छात्रों की कमजोरी व कठिनाई को ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद पूर्व कथन में आप प्रिडिक्शन करेंगे यानी भविष्यवाणी करेंगे। तो भाई पूर्व कथन में कार्य से आशय वर्तमान स्थिति को जानकर भविष्य में कार्य क्षमता के संबंध में अनुमान लगाने से है। तो आप भविष्य की स्थिति को देखेंगे कि भाई आगे क्या होगा, उसके बारे में आप पूर्व कथन लगा देंगे यानी प्रिडिक्शन कर देंगे, ठीक। तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मापन प्रक्रिया से प्राप्त परिणाम भिन्न व्यक्तियों की तुलना करने तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन करना। ठीक है, मापन जो प्रक्रिया होती है उसमें जो प्राप्त परिणाम होते हैं उससे आप भिन्न व्यक्तियों की तुलना कर पाते हैं और व्यक्तिगत भिन्नताओं का उससे अध्ययन कर पाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से मापन प्रक्रिया में जो छात्रों के शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देश हेतु आधार भी तैयार किया जाता है। इस मापन प्रक्रिया के द्वारा भाई छात्रों को अगर आपने शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देना है तो इसके लिए भी आपका बेस तैयार किया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए शैक्षणिक मानकों को भी निर्धारित इसके द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल सही, ये सभी के सभी इसके राइट आंसर है, ठीक। तो ये सभी राइट है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का मापन करने हेतु विभिन्न प्रकार की तकनीकें व उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के मापन के लिए देखिए दोस्तों विभिन्न प्रकार की तकनीकी और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो मापन और मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों को 5 भागों में बांटा गया। बिल्कुल सही है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि 5 तकनीकें होती हैं, अवलोकन तकनीक, स्व आख्या तकनीक, परीक्षण तकनीक, समाजमिति तकनीक और प्रक्षेपीय तकनीक। ओके, तो दोनों बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर है दोस्तों वो सी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वास्तव में मापन के द्वारा
व्यक्तियों या वस्तुओं में उपस्थित किसी गुण व विशेषता का वर्णन गुणात्मक भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, वो गुणात्मक तो होता ही है। और किसी गुण व विशेषता के मात्रात्मक मापन द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, बिल्कुल सही है कि देखिए अगर आप उसका मात्रात्मक मापन करेंगे तो तभी आप उसके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तो दोनों सही हैं। अगला, वस्तुनिष्ठ परीक्षण अन्य परीक्षण से बेहतर हैं क्योंकि इसमें विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए, ये शायद मिस टाइप है, मिस प्रिंट है, मतलब प्रश्न विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है या मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, ये पूर्वाग्रह मुक्त होते हैं, पूरा पाठ्यक्रम के लिए अधिक से अधिक प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो ये चारों के चारों बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये सबसे अलग या सबसे बढ़िया क्यों होते हैं इसको आपने ध्यान में रखना है। देखिए पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं क्योंकि आप इसमें आप कोई भी पहले से ही परसेप्शन नहीं बना सकते। जैसे दोस्तों जब निबंधात्मक प्रश्न की बात आती है, जब आप उसको चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई बच्चा है अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो टीचर उसके बारे में पहले से ही परसेप्शन बना लेता है, और जब उसकी निबंधात्मक प्रश्न की बारी आती है तो उसको बिल्कुल वो वहां पर क्या हो जाता है, जो परीक्षण है वो आत्मनिष्ठ हो जाता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह आ जाते हैं। तो आप उसके जब उत्तरों की जांच करते हैं तो वहां पर आपका एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है। लेकिन जब आप वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की बात करते हैं तो वो तो फिक्स है, तो वहां पर पूर्वाग्रह नहीं रह जाता। वहां पर जो उसने एट अ टाइम किया है तो आप उसने अगर सही किया होगा तो आप उसको 1 नंबर देंगे, अगर नहीं किया होगा तो नहीं देंगे। तो ये पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं, इसलिए सबसे बढ़िया होते हैं। ठीक, यहां पर आपको ये बताना है। ठीक, इसके बाद माध्य के सभी मूल्यों के निरपेक्ष विचलन का औसत क्या है। देखिए दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि माध्य का सभी मूल्यों के निरपेक्ष विचलन का औसत क्या है। ये जैसे सपोज करो आपके x, आपके जितने भी आपके मूल्य हैं उनसे अगर आप x बार x माइनस अगर x बार करें, यानी कहने का मतलब है कि आपका जितना विचलन है यानी मीन से जितने भी आंकड़े जितना डिफरेंस है उन सब का अगर आप डिफरेंस लेके उसका मॉड कर दें और उसके बाद उसका औसत निकाल दें तो वो बन जाता है दोस्तों माध्य विचलन, यानी कि मीन डेविएशन। इसको मैथ्स वाले तो बहुत इजीली समझ लेंगे, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, माध्य विचलन। तो इसका माध्य विचलन राइट ऑप्शन है, मतलब राइट आंसर है। ठीक है, इसको मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन बोला जाता है। ठीक, इसके बाद माध्य के सभी मूल्यों के वर्ग फलित विचलनों के औसत का वर्गमूल कहलाया जाता है। अभी दोस्तों हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन इसको बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/n अंडर रूट xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि माध्य से जो माध्य है सभी मूल्यों के वर्ग के फलन के विचलनों का औसत। ठीक है ना, तो x से x माइनस एक्स बार तो क्या हो गया भाई, उससे कितना डेविएट है उनके स्क्वायर का सम करके और फिर उसका क्या निकाला, औसत निकाला और फिर उसका वर्गमूल कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, इसमें सुमेलित करना है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला है गुणात्मक चर। देखिए गुणात्मक चर क्या करता है, देखिए दोस्तों वो क्या करता है, गुणों के प्रकारों को इंगित करता है। ठीक, इसके बाद सतत चर, अभी हमने बताया था जो कंटिन्यूअस चर है उसमें क्या करता है, वो 2 मानों के मध्य के प्रत्येक मान को धारित कर लेता है। अभी बताया था ना कि भाई जैसे 2 और 3 के बीच में 2.5 को भी ले लेगा। ठीक, असतत क्या करेगा भाई, वो खंडित चर कहलाता है, मतलब वो 2 और 3 के बीच की वैल्यू को नहीं लेता। और इसके बाद अगला क्या आएगा दोस्तों कि इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आएगा मात्रात्मक चर, वो आपका क्या करता है, गुणों की मात्रा को इंगित करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 1 3 4 2 ये इसका सही आंसर बनता है। ठीक, तो इस तरीके से देखें तो दोस्तों यहां पर तो कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है, तो 1 3 4 2 तो ये इसका सही होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि जो गुणात्मक चर है वो तो भाई प्रकारों की ओर इंगित करता है, और जबकि जो सतत चर है वो 2 मानों के बीच में प्रत्येक मान धारित कर सकता है, जबकि असतत चर होता है वो आपका क्या होता है, खंडित चर होता है, यानी आएगा। और इसके बाद जो मात्रात्मक चर है वो क्या होता है, गुणों की मात्रा को इंगित करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखा जाए तो भाई 1 3 4 2 होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, जो पहला वाला ऑप्शन है इसका 1 3 4 2 कोई बात नहीं, ये गलत भी है, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये ध्यान में रखिए कि जो इसका सही आंसर क्या है। कई बार क्या होता है कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है उसको बनाते बनाते वो खुद गलत हो जाते हैं, तो कोई नहीं, इसको आप माइंड करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थे
मापन एवं मूल्यांकन पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपकी अराउंड 83 मिनट की हो चुकी है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इससे आपका मापन और मूल्यांकन जो चैप्टर है वो काफ़ी कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के संग, नए प्रैक्टिस सेट के संग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।